पर्यावरण का जो पहला कार्य वो क्या था? संसाधनों की पूर्ति, और पूर्ति से ज्यादा अच्छा शब्द हो जाता है आपूर्ति। ठीक है, सप्लाई को हम पूर्ति भी बोलते हैं और आपूर्ति भी बोलते हैं, तो कुछ गलत नहीं है। अच्छा, इसमें क्या क्या है? पहला है नवीकरणीय संसाधन, जिसको हम लोग बोल देते हैं रिन्यूएबल सोर्सेस। क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल सोर्सेस या रिसोर्सेस। ठीक है, आप रिसोर्सेस यहां पर लिख दिया, ये हमारे संसाधन हो गया। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेस में ऐसे होते हैं संसाधन जो हमारे रहते हुए नियर फ्यूचर में भी या कई पीढ़ियां यूज करते रहेंगे, उसके बाद भी समाप्त नहीं होंगे। जैसे क्या क्या है? विंड एनर्जी है। ठीक है, विंड मतलब पवन ऊर्जा, ये देख पा रहे हो। सोलर एनर्जी है, सूरज तो रहेगा ही, है ना। ऐसे ही यहाँ पर ये जो हमने बना रखा है, ये न्यूक्लियर बना रखा है। इस तरह का जो चिमनी होती है, आप लोगों ने कभी कोल पावर प्लांट देखा हो, कभी कभी किसी ने पावर प्लांट तो बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे। तो जो कोल पावर प्लांट होता है उसकी चिमनी थोड़ी पतली सी रहती है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स रहते हैं उसकी चिमनी जिससे स्टीम बाहर निकल रही होती है वो काफी ज्यादा चौड़ी रहती है। तो उसकी कुछ आपको ऐसे दिखेगी, और जो कोल वाला पावर प्लांट रहेगा उसकी आपको ऐसे दिखेगी। ठीक है, तो ऐसा अंतर रहता है। अच्छा, तो यहाँ पर वो न्यूक्लियर दिखा रखा है। ये क्या दिखा रहा है हम लोगों को? ऐसे ही ये क्या है, आप देखो यहाँ पर डैम बना हुआ है, बांध बना हुआ है, तो ये आपका बांध हो गया। तो ये वो सारी तरह की चीजें जहां से आपको ऊर्जा मिलती रहेगी, और आपका हमेशा ही पानी फिर से भरेगा, और पानी क्योंकि ग्रेविटी यूज कर रहे हैं तो टरबाइन घूमती रहेगी और आपको बिजली मिलती रहेगी। तो इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो समाप्त होने वाली है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। ठीक, तो पहले तो इसको देख लीजिए कि क्या क्या है। इसमें संसाधनों की पूर्ति निरंतर बनी रहती है। ठीक है, और जैसे वनों में पेड़ है और समुद्र में मछलियां। अच्छा, ये यहां पर तो नहीं है, ऐसा ऐसी कोई पिक्चर नहीं है, तो ये क्यों लिखा हुआ है समझिए। आपके मोहल्ले में कुछ पेड़ लगे हुए हैं या आपके गांव में कुछ पेड़ लगे हुए हैं, वो पेड़ कुछ लोगों ने लगाए, लेकिन उन पेड़ों का इकोसिस्टम ऐसा नहीं बन पा रहा है कि अपने आप, मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूं कि कोई शहर था जिसको सारे लोगों ने किसी वजह से रहना छोड़ दिया, तो वहां पर पेड़ अपने आप धीरे धीरे उगते चले जा रहे हैं और उनका अपना एक इकोसिस्टम बन गया। हमारे गली मोहल्ले में क्या होता है, हम लोग कुछ पेड़ लगा देते हैं, लेकिन वो जंगल के पेड़ नहीं है, जंगल में कोई पेड़ लगाता नहीं है, अपने आप पेड़ बनते चले जाते हैं, पुराने पेड़ गिर जाते हैं, अपना एक इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। तो वहां पर जब आप उस तरह की चीजें देखोगे तो जंगल में जो पेड़ है वो अपने आप लगते रहेंगे, वहां पर आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो जंगल के जो पेड़ है ना, वो क्या हो जाएंगे, वो हम लोग मान लेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स, अपने आप बन रहे हैं। ठीक है, वो खत्म भी नहीं होंगे। लेकिन आपने जंगल ही समाप्त कर दिया, आप तो ह्यूमंस एक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पूरा पूरा जंगल खत्म कर देते हैं। तो अगर आप उस तरह की गतिविधियां कर रहे हो तो समस्या आ जाएगी। अन्यथा हम लोग क्या बोलेंगे कि वनों में जो पेड़ हैं, इंडिविजुअली आपने कई बार सड़क के किनारे किनारे भी वृक्षारोपण होता है, तो वो सारी चीजें भी आर्टिफिशियल हैं, वो उस तरह का इकोसिस्टम बना ही नहीं पाती हैं, क्योंकि अपने आप चीजें चलती रहे, तो वो रिन्यूएबल नहीं है। वहां पर आपका पेड़ बड़ा भी हो सकता है, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो फिर से अपने आप वहां पर पेड़ आ जाएगा ऐसा नहीं होगा। लेकिन जंगल में पेड़ खुद से लगते रहेंगे। अच्छा, ऐसे ही समुद्र में मछलियां, ऐसा क्यों लिखा हुआ है? मछली तो लोग धान के खेत में पानी भरा रहता है वहां पर भी पाल लेते हैं, लेकिन जैसे धान का खेत खत्म हुआ, धान की फसल हो गई, पानी कम हो गया, मछलियां मर गई, और मछलियां भी आपने जो इस तरह का बिजनेस करते हैं उन्होंने बेच ली। अब ऐसी स्थिति में भी वो मछलियां वहां पर हमेशा तो नहीं मिलेंगी, लेकिन समुद्र में अगर इतनी सारी मछलियां हैं तो वो अपना इकोसिस्टम बना हुआ है और अपने आप ही प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। तो आप अंदर देख रहे हैं, हम आर्टिफिशियली बहुत सारी चीजें कर ले रहे हैं, लेकिन उसमें निरंतरता नहीं रहती है। जो नवीकरणीय संसाधन है ना, उसमें निरंतरता रहती है। और यहाँ पर ये दोनों वैसे उदाहरण हैं जो हमें सीधे सीधे तौर पर पर्यावरण, वातावरण में हमारे दिख रहे हैं। हमारे जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में हमें सीधे तौर पर दिख रहा है कि अगर हम लोगों ने उनके साथ इतनी छेड़खानी नहीं की तो हमें कितना बेनिफिट हो सकता है। जो दूसरा एस्पेक्ट आता है इसी तरह के संसाधनों में, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? गैर नवीकरणीय संसाधन, इसको बोल देते हैं हम लोग इंग्लिश में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, ये आ रहे हैं। ओके, इसमें क्या है, जैसे न्यूक्लियर को हम लोग यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, ये अलग अलग तरह से एनर्जी दी जा रही है, उसकी बात की जा रही है। गैस है, फॉसिल फ्यूल, ठीक, कोल है और ऑयल, ये तीनों ऐसे ही हैं जो जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएंगे। न्यूक्लियर को हम यहाँ पर काउंट नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा सा मिसगाइडिंग पिक्चर है, इसके लिए सॉरी, अलग से देखना चाहिए। बाकी इन सारे से हम क्या बना रहे हैं, ऊर्जा बना रहे हैं जो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जीवाश्म ईंधन है, थोड़ा ही है। कई बार अभी कुछ एस्टिमेट्स आते हैं कि जो भी हमारे पास ऑयल रिजर्व्स हुआ करते थे कच्चे तेल के, वो लगभग 50% लोग यूज कर चुके हैं, तो आधा बचा है। लेकिन अब हम लोग को आधा यूज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग कार्स भी, इलॉन मस्क साहब है, उनकी टेस्ला कंपनी है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलना स्टार्ट हो जाएगी। और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए अभी भी सबसे ज्यादा कोयले का इस्तेमाल होता है हमारे देश में भी,
लेकिन हम लोग सौर ऊर्जा पर बहुत तेजी से शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें कर सकते हैं और इस वजह से हम लोगों को बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समय रहते हमें सुधर जाने की आवश्यकता है। और कई जगह पर आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो चुका है जो हम लोगों को दिखता नहीं है, तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा चिंताजनक विषय भी है। अच्छा, इसको कैसे करेंगे? निष्कर्षण और उपयोग से समाप्त हो जाते हैं। आप इनको यूज करोगे, शेल गैस है, कौन सा मैंने नाम लिया? शेल गैस। अमेरिका में इसको हम लोगों ने निकालना स्टार्ट किया है। एक तरह की वही प्राकृतिक गैस ही है, लेकिन वो थोड़ा और गहराई में पाई जाती है और उसको एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, लेकिन वो जब तक है जितनी है आपने एक बार कंज्यूम कर लिया फिर चीजें खत्म हो जाएंगी, तो वो फिर से क्या हो जाएगा? रिप्लेनिश नहीं होता खुद से। रिप्लेनिश मतलब खुद से अपने आप को रिकवर नहीं करता रहता, बनता नहीं रहता है। ठीक। अच्छा, जीवाश्म ईंधन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ये भी बहुत कॉमन शब्द है। अच्छा, अब क्या हुआ? दूसरा जो काम था अवशेष आत्मसातकरण का, जो मैंने काफी थोड़ा डिटेल में बता दिया है आपको। अब एक ये प्लांट भी बनाया गया है कि कई बार ऐसा होता है, आप लोग शहर वगैरह देखोगे तो वहां पर कई बार कूड़ा करकट तो बन ही रहा होता है, तो पूरा शहर, एक इंसान के घर में भी कूड़ा इकट्ठा होता है। अब सोचिए कि पूरा शहर है वो कितना कूड़ा बनाता होगा। और पूरी दुनिया में अगर आप देख लो तो अलग अलग तरह का इंसानों का भी कूड़ा रहता है, प्रकृति में भी अलग अलग तरह का कूड़ा बनता रहता है। कोई पेड़ है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, और वो क्या होते हैं? वो भी जमीन में मिलकर के बन जाते हैं। ठीक है, तो कई बार इसका जो जमीन की उर्वरक क्षमता होती है वो भी बढ़ रही होती है, तो सारी चीजें एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। ये प्रकृति जो है, पूरा एनवायरनमेंट, वो खुद से ही क्या कर रहा होता है? चीजों को एब्जॉर्व करता चला जाता है। तो ये भी इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो लोग छोड़ देते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको ज्यादा एम्फसाइज किया है। अगला काम क्या आता है? जनिक और जैविक विविधता। तो इसमें 2 पॉइंट्स है, याद रखिएगा, एक ही नहीं है। जनिक का मतलब होगा जेनेटिक डाइवर्सिटी, और इसमें मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था कि जितना ज्यादा जेनेटिक पूल अलग अलग तरह के लोगों का आया हुआ है, उतना ही सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोल देते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी। और इसी वजह से मालूम है आप लोगों को, एक और चीज समझिएगा, अभी हमारे समाज में कई बार आपने सपने जाते देखा होगा, कुछ देखा होगा, इंटरकास्ट मैरिजेस को लोग बहुत अपोज करते हैं कि नहीं, दूसरी जाति में विवाह नहीं करना है, दूसरे धर्म में विवाह नहीं करना है, दूसरे देश में विवाह नहीं करना है। साइंटिफिकली अगर आप देखोगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो वो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, जो दूसरी पीढ़ी आ रही है, अगली पीढ़ी आएगी, उसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वो भी एक अच्छा एस्पेक्ट होता है। अच्छा, ऐसे ही जैविक विविधता, बायोडाइवर्सिटी, कई बार ऐसा होता है जैसे हमारे इकोसिस्टम में, और इन जनरल भी मधुमक्खियों को बोला जाता है, हनी बीज को बोला जाता है। और आइंस्टीन का एक ऐसा स्टेटमेंट बोला जाता है कि आइंस्टीन ने बोला था कि अगर मधुमक्खियां खत्म हो गई दुनिया से, तो उसके 4 साल बाद ह्यूमंस भी खत्म हो जाएंगे। आपको ये सुनकर के बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस रहते हैं, कोई स्पीसीज नहीं रहती है, उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा नुकसान होना दिखाई पड़ता है, स्टार्ट हो जाता है। तो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, उसमें से आप एक छोटी सी चीज को निकाल लेते हो तो पूरा इकोलॉजी जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है ना। आप समझ लीजिए कि बहुत ही ज्यादा अच्छे से नाप तोल करके एक बहुत बड़ा तराजू है जिसको एकदम से फिक्स किया गया है, बहुत सेंसिटिव है। थोड़ा भी आप कम ज्यादा कर दोगे तो वो एक तरफ पड़ला नीचे चला जाएगा, एक तरफ पड़ला ऊपर चला जाएगा। ऐसे में करना होता है कि कहीं पर भी छेड़खानी इस लेवल की ना हो जाए, और ह्यूमंस तो अलग ही लेवल की छेड़खानी कर रहे हैं। तो इस वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है, वो जब हर सारे एंगल पर अलग अलग तरह के फोर्सेस बने हुए हैं, ऐसा समझ लीजिए कि बहुत सारी रस्सियां बंधी हुई हैं। अब आप रस्सियों को अगर काटते जा रहे हो, डाइवर्सिटी कम होती जा रही है। अदरवाइज इतनी सारी रस्सियां हैं जो एक तरह से चीजों को बैलेंस करके रखेंगे, किसी पे स्ट्रेस ज्यादा पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी चीजें टूटेंगी नहीं। और अगर आप रस्सियां काटते चले गए, डाइवर्सिटी कम होती चली गई, तो फिर बहुत ज्यादा जहाज के डूब जाने की पूरी संभावना बनने लग जाती है। एक तरह की एनालॉजी है, डायरेक्टली आप मत देखिएगा, बट जैविक विविधता और जनिक विविधता, ये भी इन्वायरमेंट का ही काम है प्रोवाइड करना। और इनसे भी क्या होता है कि हम लोगों का सर्वाइवल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कनेक्टेड है, डायरेक्टली ही कनेक्टेड है, और साथ ही में उसकी आर्थिक उपयोगिता भी बहुत ज्यादा है। जैसे ये है, क्या है, हम लोग कहीं पर इसको भुट्टा बोला जाता है, कहीं पर मक्का बोला जाता है, तो अलग अलग तरह के आपको भुट्टे दिख रहे हैं। नॉर्मली हम लोगों ने नहीं देखे होंगे, लेकिन ये क्या है? ये जेनेटिक विविधता है। अलग अलग तरह के जीन्स हैं, जीन्स का एक्सप्रेशन होता है, जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। जैसे आप हम लोगों की भी शक्ल सूरत कैसी होगी, तो बहुत हद तक जीन्स डिटरमिन कर रहे होते हैं। इन्वायरमेंट भी करता है, लेकिन बहुत हद तक जीन्स करते हैं। मुझे आप अमेरिका में भेज दो या स्विट्जरलैंड में भेज दो, मेरे चेहरे में थोड़ा बहुत अंतर पड़ सकता है, बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो किस तरह का मेरा बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मेरे जीन से डिटरमिन हो रही होती हैं। तो ये क्या है? ये जेनेटिक डाइवर्सिटी की आपकी एक फोटो दिख रही है। ऐसे ही हम लोग जब बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं, है ना। तो जैव विविधता हम लोग उसको हिंदी में बोलते हैं, जैविक विविधता। अच्छा, अगला पॉइंट क्या हो गया? सौंदर्य विषयक सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि कोई सुंदर दृश्य, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, भारत हमारा देश है, आपको लद्दाख में भी ठंडा डेजर्ट भी मिल जाएगा,
ठंडा रेगिस्तान है, राजस्थान में आ जाइए, उस समय उदयपुर में हूँ, तो यहाँ पर आपको जैसलमेर वगैरह अगर आप जाएंगे तो आपको अलग अलग तरह का रेगिस्तान मिलेगा। नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, समुद्र। 7600 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन मतलब जो समुद्री तट है। तो हमारे यहाँ तो अलग अलग तरह की सुंदरता है, कहीं पर भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर मिलेगा। और ये भी कौन दे रहा है? पर्यावरण ही तो दे रहा है यार, आपका एनवायरनमेंट ही तो दे रहा है, हम लोग तो लेकर के आ नहीं रहे, ये इंसानों ने तो बनाया नहीं सीधे तौर पर, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई, तो ये क्या हो गया, हमारे पर्यावरण के काम हो गए। तो हम लोग इसी चैप्टर को आगे भी काम करेंगे, लेकिन उसके पहले क्या है कि पर्यावरण इन कार्यों को बिना किसी व्यवधान के तभी कर सकता है जब तक कि ये कार्य उसकी धारण क्षमता, ये समझिएगा, कि सीमा में है। हर चीज की अपनी एक क्षमता रहती है, उस क्षमता से ज्यादा आप करने लग जाएंगे। ये ऑयल एक्सट्रैक्ट करने का दिखा रहा है, क्वारिंग भी होती है। क्वारिंग समस्या होती है, एक तो फिर पत्थरों को निकाला जाता है और पत्थरों का खनन रहता है और जमीन से तेल निकाला जा रहा है। तो अगर आप एक क्षमता से ज्यादा निकालते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी भी जो धारण क्षमता है उसके आप बाहर अगर चले गए तो वो इन कार्यों को फिर ठीक से नहीं कर पाएगा, वो बीमार हो जाएगा। बीमार हो गया एनवायरनमेंट, ऐसा समझ लीजिए, है ना। तो इसमें क्या क्या है, कुछ टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको आप समझिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझिएगा। संसाधनों का आप निष्कर्षण कर रहे हो, तो निष्कर्षण का मतलब होता है एक्सट्रैक्शन। क्या होता है? एक्सट्रैक्शन। रिसोर्स आपने एक्सट्रैक्ट किया। अगर आप कोई जंगल है, वहां से लकड़ियां काट रहे हो, आप लकड़ियां काटते जा रहे हो, आपका काम चल रहा है, आज से बहुत समय पहले से लोग लकड़ियां। अच्छा, तो जो टेक्निकल टर्म्स है उसमें क्या क्या है, एक तो है रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब होता है निष्कर्षण, और दूसरा है पुनर्जनन की दर, ठीक है, रेट ऑफ रीजनरेशन। ठीक, रीजनरेशन मतलब पुनर्जनन। क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कि कोई जंगल है जहां से आप लकड़ियां काट रहे हो, बहुत समान जमाने से लोग लकड़ियां काटते आ रहे हैं। अब वो जंगल इतना बड़ा है तो आप जितनी भी लकड़ियां वहां से काट ले रहे हो वो अपने आप पेड़ बनते चले जा रहे हैं और आपको कभी भी लकड़ियों की कोई भी कमी नहीं महसूस होगी। क्यों? क्योंकि काफी बड़े बर्डन तक, एक बहुत बड़े स्तर तक की लकड़ियां आप वहां से काट रहे हो, उतना वो जंगल अपने आप खुद से बनाता रहेगा, अपने आप को वो रीजनरेट करता रहेगा, पुनर्जनन करता रहेगा, खुद को रिगेन करता रहेगा। लेकिन अगर आपने इतनी ज्यादा लकड़ियां काटना स्टार्ट कर दिया, मशीन्स लगा दी और आप क्या करते हैं, एक तरह से जंगल को आपने साफ कर दिया, तो जैसे जैसे जंगल छोटा होता जाता है ना, वैसे वैसे उसको रीजनरेट करने की कैपेसिटी भी कम होती चली जाती है। तो होता क्या है, उल्टी चीज हो रही होती है, आपने जितना काट दिया उतना ही आपको और ज्यादा नुकसान होने जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले मान लीजिए कोई जंगल है जो 10 स्क्वायर किलोमीटर में है, तो वो 10 स्क्वायर किलोमीटर तो बहुत ही छोटी जगह हुई। मान लीजिए 1000 स्क्वायर किलोमीटर में कोई जंगल है, तो वहां से आप कुछ चीजें निकाल रहे हो, वो अपने आप बनाता चला जा रहा है, तो उसको तो महसूस ही नहीं होगा। लेकिन वही चीज आपने कोई छोटा सा एक बाग है, या बाग से थोड़ा बहुत बड़ा बाग है 10 स्क्वायर किलोमीटर का, तो काफी बड़ा बाग हो जाएगा, वहां से आपने काटना स्टार्ट कर दिया तो वो अपने आप को उतनी जल्दी रिगेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक तो वो आर्टिफिशियली मेंटेन्ड है और साथ में हो क्या रहा है कि उसकी इस तरह के बर्डन को सहने की क्षमता कम है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप निष्कर्षण जो भी हो रहा है ना, निष्कर्षण का रेट अगर कम है, ये क्या है, लेस देन का चिन्ह है, ठीक है, ये क्या होता है, लेस देन। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 2 इज लेस देन 5, ठीक है, कम है। अगर आप तो जो जिस तरफ मुंह खुला रहता है वो संख्या बड़ी रहती है, हम लोगों ने गणित पढ़ा हुआ है। तो आपको समझना क्या है यहाँ पर कि संसाधनों का निष्कर्षण जो है वो अगर कम है तो अच्छी बात है, और साथ में क्या है, इसमें आप जोड़ दोगे किस चीज को, कि उत्पन्न अवशेष पर्यावरण की समावेशन क्षमता के भीतर हो। इसका मतलब क्या हुआ, अवशेष मैंने बताया था ना कि अलग अलग तरह की वेस्ट आती रहती है, गंदगी बनती रहती है, बहुत सारी तरह की। अब अगर आपने वेस्ट ही इतनी ज्यादा बना दी तो जिसको इन्वायरमेंट अब्सॉर्ब ही ना कर पाए, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि इन दोनों ही कंडीशंस अगर पूरी नहीं हो रही होंगी तो चीज जो है गड़बड़ा जाएगी। क्या गड़बड़ा जाएगी? देखिए, जो मैंने आपको बताया ये था कि पर्यावरण इन कार्यों को बिना व्यवधान के तभी तक कर सकता है जब तक कि उसकी धारण क्षमता की सीमा में हो। और धारण क्षमता की सीमा होने के लिए क्या क्या कंडीशंस है, ये 2 कंडीशंस हैं। क्या क्या थी? पहली तो संसाधनों का निष्कर्षण जो है वो संसाधनों के पुनर्जनन की दर से कम हो, और दूसरी जो बात है वो क्या है कि जो भी अवशेष बन रहा है ना, जो भी वेस्टेज हो रही है, वो इतनी हो अधिक से अधिक कि उसका समावेशन क्षमता जो है पर्यावरण की, कौन सी क्षमता, समावेशन क्षमता, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिमुलेटिंग कैपेसिटी। वेस्ट एसिमुलेशन लिखा हुआ था मैंने पहले, कि कितना अवशोषित कर पा रही है, उससे कम हो तो ठीक है। इनमें से ये गड़बड़ हो गया या ये गड़बड़ हो गया तो हमारा काम गड़बड़ा जाएगा। क्या गड़बड़ा जाएगा? पर्यावरण जिन कामों को लोग करता है, जो उसके काम है वो पूरी तरह ठीक तरह से नहीं हो पाएगा, वो एक तरह से बीमार पड़ जाएगा। ठीक, ये बात आगे समझ में है? अच्छा, अब क्या करना है अपने को, अब हमें क्या है, ऐसा जब नहीं होता है ना तो पर्यावरण जीवन पोषण का अपना तीसरा और महत्वपूर्ण कार्य करने में असफल हो जाता है। हम लोगों ने तीसरी बात की थी, वो क्या थी, जननिक और जैव विविधता, ये नहीं रह जाती है। अगर वो पहले के दोनों काम ठीक से नहीं हो पा रहे हैं ना, उसके ये दोनों चीजें गड़बड़ हो गई तो क्या हो जाएगा,
आपकी पृथ्वी ऐसी है वो कुछ इस तरह की बन जाएगी, ये समझ लीजिए। क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसा? क्योंकि वो जो इक्वेशंस है वो गड़बड़ा गई। आपको कम एक्सट्रैक्ट करना था जितना उसकी क्षमता है प्रोड्यूस करने की या अपने आप को रीजनरेट कर लेने की, और साथ में वेस्टेज इतनी ज्यादा नहीं बढ़ा देनी है कि क्या हो जाए, उसकी अवशोषित क्षमता से ज्यादा आप निकल जाए। तो अगर गंदगी ज्यादा फैलाने लग गए या फिर आप ज्यादा उसका दोहन करने लग गए, एक होता संदोहन, एक होता दोहन, दोहन आप बहुत ज्यादा करते चले गए तो भी क्या हो जाएगा, चीजें गड़बड़ा जाएंगी। तो क्या हो जाएगा कि जो तीसरा इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है, जीवन पोषण करने का, लाइफ को सस्टेन कर पाने का। और लाइफ सस्टेन नहीं हो पाएगी तो हम लोग भी नहीं रह जाएंगे, क्योंकि हम लोग भी क्या है, लाइफ के अलग अलग रूप हैं, बहुत सारे ना, मछली है, हम लोग हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जीव भी हैं, तो हम लोग भी एक तरह का रूप है, तो हमको सस्टेन नहीं कर पाएगा फिर एनवायरनमेंट। ठीक, अच्छा, और क्या हो जाता है, और जब इस तरह की स्थिति बनती है उसी को हम लोग बोल देते हैं इन्वायरमेंटल क्राइसिस। क्या बोल देते हैं, पर्यावरण संकट। आगे बात समझ में। और हुआ क्या है, काफी समय से इस तरह से इंसानों ने दोहन करना स्टार्ट किया है प्रकृति का, कि हम लोग के लिए ये स्थिति बन चुकी है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि ये कोई पुरानी बात हो, आज पूरे विश्व में आज यही स्थिति है। बहुत सारे अलग अलग तरह की चीजें हैं, आप ग्लोबल वार्मिंग की बात सुनोगे, कितनी बार हम लोगों ने सुना हुआ है। ऐसे ही ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात भी सुनते थे, हालांकि वो रिकवर करना स्टार्ट हो गया है। लेकिन समुद्री तल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिससे कि बांग्लादेश जैसे देश है, बांग्लादेश है ना, पूरा बांग्लादेश का ऑन एन एवरेज 5 मीटर ऊंचाई पर है समुद्र तल से, तो बहुत हिस्सा डूब सकता है बांग्लादेश का। ऐसे ही कुछ और आइलैंड कंट्रीज हैं जो बहुत परेशान है। तो बहुत सारी तरह की समस्याएं चल रही हैं, और इसकी वजह से पूरा ह्यूमन एग्जिस्टेंस को भी समस्या हो सकती है। ठीक, तो ये बहुत रियल लाइफ थ्रेट्स हैं जो हम नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में परेशान हैं और उसके बाहर की चीजें नहीं देख रहे हैं। लेकिन ये पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक छोटी सी चीज हुई कोविड-19 कोरोना वायरस का, और उसकी वजह से देखिए पूरी दुनिया में कितना फर्क पड़ गया। और अभी तो क्या है कि एक पेंडोरास बॉक्स हम लोग खोल सकते हैं। ठीक है, मतलब इतने सारे तरह की समस्या आ सकती हैं जिससे हम निपट नहीं पाएंगे, तो वो भी हमें काफी वहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। इसी के साथ हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा बड़ा हो रहा है वीडियो, लेकिन काफी पोर्शन हम लोग कवर करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वीडियो शायद कम हो जाएंगे। बट कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और बाकी क्या चीज़ और इंप्रूव की जा सकती है, क्योंकि हम लोगों ने नए तरह से थोड़ा पढ़ाना स्टार्ट किया डिजिटल बोर्ड को यूज़ करते हुए, तो इसमें आपने सजेशन देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और इंप्रूवमेंट होगा, तो आप लोगों का भी फायदा होगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।